आज जो उनकी यात्रा आई है उसका स्वागत करने वाले वो अलीगढ़ के सारे अलगाववादी छात्र वहां पर मौजूद थे। देश को पता चलेगा, जनता को पता चलेगा कि इनके साथ इनके अलावा कोई नहीं है। तो आज राहुल गांधी का स्वागत करने वाले सारे मुस्लिम समाज के लड़के थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र थे। 2024 का चुनाव राम और रावण का युद्ध होगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी। धर्म जो है वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और अधर्म जो है वो इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं हम, चाहे वो राहुल गांधी हो या और जो भी हो, ममता हो, जो भी है, इन सब लोगों के साथ है। देश में विद्रोही मानसिकता के लोग, राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोग रहते ही हैं, जो खालिस्तान द्वारा या कनाडा द्वारा प्रपोज्ड किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। शायद है कि राहुल गांधी अपने आप को उतना नहीं जान पाए होंगे जितना देश उनको जानता है। मुझे लगता है उनको समाज से अपने बारे में ओपिनियन लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जगह जगह लोग कह भी रहे हैं कि पप्पू अब तो पास नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अंतिम चुनाव होगा उनके जीवन का। इसके बाद शायद वो किसी भी तरह की न्याय यात्रा या जोड़ो यात्रा या तोड़ो यात्रा, ऐसी यात्रा नहीं करेंगे। मैं कल दिल्ली में था तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली पर किसी हमले की तैयारी हो रही है। जगह जगह कंटेनर रखे हुए थे, जगह जगह फोर्स लगी हुई थी, जगह जगह बैरिकेड्स थे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि देश में कोई आंदोलन हो रहा है, ऐसा लग रहा था देश, दिल्ली राजधानी पर कोई बड़ा देश अटैक करने वाला, कोई हमला करने वाला, ऐसी तैयारी करनी पड़ रही थी। वो इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, और उसमें से प्रमुख नाम राहुल गांधी का है। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। दो युवाओं की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है, क्या गुल खिलाएगी, क्या लग रहा है? देखिए, जब पहले भी साथ आई थी तब वो कुछ गुल नहीं खिला पाए, तो अब ये दो बैलों की जोड़ी, हम तो, हमारे यहाँ एक बड़ी प्रचलित कहावत है उत्तर प्रदेश में, दो बैलों की जोड़ी, तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। और राममय है पूरा प्रदेश, राममय है पूरा देश, और इस समय तो राम की ऐसी लहर है उत्तर प्रदेश में। सभी 80 सीटों पर राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनाव लड़ेगी पूरी तरीके से, और वही विजयी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप होगा। दो युवाओं की जोड़ी या दो बैलों की जोड़ी क्या, इसके अलावा भी और सारे लोग हैं उनके साथ। इसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हो सकता है आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कैसे देखेंगे कि जो न्याय यात्रा चल रही है और राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसके तहत में जगह जगह यूपी को भी टच किया? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस न्याय यात्रा में जो है जनता देश के साथ न्याय कर रही है, क्योंकि उनकी यात्रा जहां से भी गुजर रही है वहां पर उनका जनाधार गिरता हुआ चला जा रहा है। वो बिहार से गए तो बिहार में सरकार ही गिर गई, झारखंड में गए वहां भी उथल पुथल मच गया, बंगाल में गए तो बंगाल में भी उनके साथ ही छोड़ के चले गए। तो उस न्याय यात्रा को मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि उनकी न्याय यात्रा को देख करके लोग देश के साथ न्याय करने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के साथ बहुत अन्याय किया है। इसलिए लोग न्याय यात्रा के साथ साथ उनको छोड़ करके देश की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और मुख्य धारा का मतलब ये है राष्ट्रवादी विचार, और राष्ट्रवादी विचार का मतलब है आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरीके से उनके साथ है और उनका समर्थन भी करती है। इस तरह की जोड़ियां बहुत बनी और आगे भी हो सकता है बनेंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कितना भी आप कर लें, देश में विद्रोही मानसिकता के लोग, राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोग रहते ही हैं, जो खालिस्तान द्वारा या कनाडा द्वारा प्रपोज्ड किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, जो ऐसे किसानों का समर्थन करते हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को जनता जानती है और जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है। शायद है कि राहुल गांधी अपने आप को उतना नहीं जान पाए होंगे जितना देश उनको जानता है। मुझे लगता है उनको समाज से अपने बारे में ओपिनियन लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जगह जगह लोग कह भी रहे हैं कि पप्पू अब तो पास नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अंतिम चुनाव होगा उनके जीवन का। इसके बाद शायद वो किसी भी तरह की न्याय यात्रा या जोड़ो यात्रा या तोड़ो यात्रा, ऐसी यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके परिणाम उल्टे ही आने हैं, ये तय है। तो इसलिए इन सारे गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी उन्होंने एक अलायंस बनाया था जिसका नाम ही इंडिया रखा था। तो वैसे तो इंडिया अलायंस था, वो उसको लोग इंडिया कहने लगे, गलत था, इंडिया अलायंस ही कहना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी तो आधिकारिक रूप से भारत का नाम है, उसमें भारत की बदनामी हो रही थी। तो वो अलायंस भी टूट गया, बहुत सारे लोग उनसे दूर हो गए। तो उन्हें अपनी औकात समझनी चाहिए। और मैं, चूँकि बहुत बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, कांग्रेस का कहीं कोई जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव के साथ आने से मैं समझता हूँ अखिलेश यादव का जो जनाधार है वो कांग्रेस को मिलेगा, इसका नुकसान अखिलेश को होगा। शायद अखिलेश 1-2 सीट जीत भी जाते,
लेकिन कांग्रेस के साथ आने से अब मुझे नहीं लगता कि उसकी भी कोई संभावना उनके साथ बनेगी, क्योंकि कांग्रेस को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कितना चुनौती दे पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो तो लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि मेरा तीसरा कार्यकाल इतना प्रभावी रहेगा कि बड़े फैसलों का रहेगा। हाँ, बिल्कुल बड़े फैसलों का रहेगा, क्योंकि राज्यसभा में भी अब पूर्ण बहुमत होगा और गठबंधन जो है, जो एनडीए है, वो 400 से पार जाएगा ही जाएगा, जिसमें 370 समाप्त करने के बाद मोदी जी ने कहा कि 370 समाप्त किया है और 370 लेकर के आएंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 370 से अधिक सीटें जीत करके इस बार आएगी और एनडीए 400 से पार जाएगा। और 400 से पार जाने का मतलब ये है कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। मैं जो समझता हूँ, आज समान नागरिक संहिता एक सबसे बड़ा फैसला होगा जो सरकार ले पाएगी, क्योंकि अभी क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ों में मजबूरियां होती हैं, राज्यसभा में भी बहुमत नहीं, बहुत सारे राज्यों से भी बहुमत नहीं मिल पाता है। इस तरीके के फैसले के लिए पूरे देश का समर्थन चाहिए और आज पूरे देश का समर्थन भगवान राम की कृपा से मोदी जी के साथ है। तो तीसरे कार्यकाल में देश में बहुत बड़े फैसले होंगे, भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे बदलाव होंगे जो होने चाहिए, जो देश के हित में है, जो राष्ट्र के हित में। तो ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार है और भारत के हित में, भारत की जनता के हित में और 140 करोड़ देशवासियों के हित में जो भी फैसला लेगी सरकार, वो निश्चित रूप से सही होगा और उसको लेने के लिए सही बहुमत चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग गुमराह करते हैं, जैसे किसान बिल थे, लोगों ने गुमराह किया तो सरकार ने अपने आप को 2 कदम पीछे हटाया। इस तरीके के फैसले अगर यही हम बहुत मजबूती से लोगों तक पहुंचा पाते तो शायद है वो निर्णय नहीं होता। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज फिर किसान बॉर्डर पर आ गए हैं। और मैं कल दिल्ली में था तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली पर किसी हमले की तैयारी हो रही है। जगह जगह कंटेनर रखे हुए थे, जगह जगह फोर्स लगी हुई थी, जगह जगह बैरिकेड्स थे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि देश में कोई आंदोलन हो रहा है, ऐसा लग रहा था देश, दिल्ली राजधानी पर कोई बड़ा देश अटैक करने वाला, कोई हमला करने वाला, ऐसी तैयारी करनी पड़ रही थी। वो इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, वो जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं उनको समर्थन कर रहे हैं और उसमें से प्रमुख नाम राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने कहा था कि अभी जिनको पद्मश्री, उनको भारत रत्न मिला है, उनकी योजनाओं को हम पूरा लागू करेंगे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किसानों के हित में कही हैं। उनकी मम्मी भी नहीं लागू कर पाई, जब उनकी मम्मी की सरकार थी तब उन्होंने वो सुझाव दिए थे सारे, और वो जब लागू नहीं हुए तो, लेकिन राहुल गांधी फिर भी गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह करने से क्या होता है, माहौल ख़राब होता है देश का। तो भारत की जनता नहीं चाहती किसी तरह का माहौल ख़राब हो। आज अलीगढ़ में उनकी जो न्याय यात्रा आई है, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा न्याय हुआ, क्योंकि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी हाल में, मतलब पिछले 1 साल में 6 से ज़्यादा लड़के जो है, कोई ISIS से, कोई किसी और संगठन से पकड़े गए हैं, वो विश्वविद्यालय के। उस पर आज तक कभी राहुल गांधी का बयान नहीं आया और आज जो उनकी यात्रा आई है उसका स्वागत करने वाले वो अलीगढ़ के सारे अलगाववादी छात्र वहाँ पर मौजूद थे। तो ये भी अलीगढ़ के हित में ही है। देश को पता चलेगा, जनता को पता चलेगा कि इनके साथ इनके अलावा कोई नहीं है। तो आज राहुल गांधी का स्वागत करने वाले सारे मुस्लिम समाज के लड़के थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो ये अलीगढ़ के हित में है, एक तरफा हो रहा है। जो राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो, वो सब भाजपा के साथ हैं। वो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। और आज हिंदू महासभा भी पूरी तरीके से उनका समर्थन करती है, क्योंकि हिंदू महासभा ने जो लॉ जगाई थी सन 1949 से, रामलला का प्रकटोत्सव मनाने के बाद से, जिस मुकदमे को हिंदू महासभा लड़ती रही और उसको मुकाम तक पहुंचाया, उसको परिणाम तक लेकर के आए, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। आज भगवान रामलला अपने घर में विराजमान है, इसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार का है। अगर सरकार नहीं होती तो शायद है कि यह कार्य संभव नहीं हो पाता। तो आज उस लहर में हम सब हैं। तो आज 2024 का चुनाव राम और रावण का युद्ध होगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी। धर्म जो है वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और अधर्म जो है वो इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं हम, चाहे वो राहुल गांधी हो या और जो भी हो, ममता हो, जो भी है, इन सब लोगों के साथ है। लेकिन एक और बात है कि अलीगढ़ की जनता पर इस न्याय यात्रा का, क्योंकि न्याय यात्रा के तहत में जो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, इस न्याय यात्रा का कितना असर पड़ने वाला है यहाँ पर 24? कोई असर नहीं पड़ने वाला। 2024 का चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है और अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। और हाँ, एक जरूर मैं ये निवेदन करूंगा केंद्रीय नेतृत्व से, क्योंकि इस समय जो वोट है वो भाजपा का वोट है, वो मोदी का वोट है, वो राममय वोट है, वोट किसी व्यक्ति का नहीं है।
तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों जरूर निवेदन करूंगा कि देश में जहां भी ऐसे व्यक्तियों को अब तक चुनाव लड़ाया जो विवादित रहे हों, जिनका समाज में विरोध हो रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को हटा करके आज किसी को भी चुनाव लड़ा दीजिए, भगवान राम की कृपा से वो जीत करके ही आएगा। तो ये जरूर मैं कहूँगा कि परिवर्तन होता रहना चाहिए। और मेरा तो अखिल भारत हिंदू महासभा को तो हमेशा से सुझाव रहा है कि जो एक बार विधायक हो जाए और एक बार सांसद हो जाए उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि और भी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत बड़ी लाइन होती है। सब अपने भविष्य में, अपने जीवन में चाहते हैं कि वो कुछ बने। अब हम एक ही को अगर रिपीट करते रहेंगे तो फिर आगे वाले क्या सिर्फ कुर्सियाँ बिछाने के लिए पैदा हुए हैं? तो उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ, सरकार को चाहिए कि इस बार सभी सीटों पर बदलाव लेकर के आए, नए व्यक्ति चुन करके आए, युवा चुन करके आए, महिलाएं चुन करके आए, महिलाओं का नेतृत्व बढ़े। ऐसा हो जिससे एक नई ऊर्जा के साथ जब नया संसद चलेगा तो निर्णय लेने में और ज़्यादा मजा आएगा। हाल ही में हमने देखा कि जो पश्चिमी बेल्ट में जो रालोद का कभी गढ़ हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद में जयंत चौधरी गठबंधन के में शामिल होते हैं, भाजपा एनडीए में शामिल होते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इससे कितना फ़ायदा भाजपा को होगा, मोदी सरकार को होगा? देखिए, जो वो भाजपा में नहीं थे तब भी भाजपा जीती थी, भाजपा में आ जाएंगे तो कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, वो और उनके पिताजी भी। वो लोग जुगाड़ वाले लोग हैं, जिसकी सत्ता आती है उसकी सत्ता के साथ होते हैं। वो यूपीए गवर्नमेंट में भी मंत्री थे उनके पिताजी, एनडीए अटल जी की गवर्नमेंट में भी मंत्री थे उनके पिताजी। तो ये लोग सत्ताभोगी लोग हैं। ये क्या है? ये जातीय संगठन है, ये पार्टियां नहीं है, ये जाति संगठन है। वो है राजभर है या मौर्य है, ये सब लोग जाति संगठन बना करके चलते हैं। और जाति संगठन कभी समाज का या देश का भला नहीं करता, वो सिर्फ अपनी जाति के लोगों को गुमराह करते हैं। जाति के लोग उनके साथ खड़े हैं तब तक उनका वजूद है। जिस दिन जाति के लोगों की समझ में आ जाएगा कि नहीं साहब, हम तो राष्ट्रवादी विचार के साथ चल रहे हैं, तो उनके और उनकी जाति के लोग भी ये बात जानते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, पिछले चुनाव में वो नहीं थे, विधानसभा चुनाव में भी वो साथ में नहीं थे, तब भी योगी जी जीत करके आए, लोकसभा चुनाव में नहीं थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तब भी मोदी जी जीत करके आए। तो उनके आने जाने कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उनका स्वागत करूंगा कि उनके जो आंखें हैं, उनके जो चक्षु हैं, वो खुल गए हैं जब उनके दादाजी को भारत रत्न मिला, जो कायदे से मिलना चाहिए था बहुत पहले। क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, एक बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन लाने वाले थे। उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। उनके कार्यकाल को हमने देखा जरूर नहीं है, लेकिन हमने जो उनकी कहानियाँ सुनी है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, किसानों के नेता थे, जनता के दिल की आवाज़ वो सुनते थे। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को चुन चुन करके लाए हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे अगर तीसरी बार सरकार, मोदी सरकार बनती है, तो कौन से ऐसे फैसले होने चाहिए जो समाज हित में रहेंगे? नहीं, देखिए, हम चूंकि हिंदू महासभाई हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब ये पूर्ण बहुमत की सरकार आए तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जितने भी मठ मंदिर हैं वो सभी सरकार के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। आज देश में 3 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, जिसका धन सरकार के खाते में जाता है। इन सबको सरकार के कब्जे से मुक्त किया जाए और एक ऐसा कानून पास किया जाए जहां हम कोर्ट की लड़ाइयां लड़ रहे हैं या लड़े, जितने भी हमारी प्राचीन धरोहर हैं उनको मूल रूप में वापस स्थापित किया जाए। वो चाहे वो भोजशाला हो मध्य प्रदेश की, चाहे वो तेजो महालय शिव मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, कोई भी हो। हमें अब इसके लिए एक कानून होना चाहिए कि जहां पर हमारे सबूत मिल रहे हैं वो हमें सौंप दी जाए हिंदू समाज को, और हम उस पर अपना पूजा पाठ जो भी होगा, मंदिर निर्माण की कार्य की जिम्मेदारी देश की जनता करेगी। राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बना, हिंदू समाज ने सहयोग करके बनाया। सारे मंदिरों को हिंदू समाज बनवाने को तैयार है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करें, और जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं जिन पर हमें खोजबीन की आवश्यकता नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब हम जाते हैं तो जो मस्जिद है उसके पीछे का जो दीवार है वो साक्षात मंदिर दिखाई दे। हम फिर भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हमें सबूत की जब सबूत सामने है तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रमाण दें और हमारे हक में जो तुरंत का तुरंत वो दिया जाए, ऐसा एक कानून पास करें। हम ये सरकार से मांग करते हैं। और समान नागरिक संहिता बिल जरूर, एक देश एक विधान एक संविधान एक कानून चलना चाहिए। अभी कल जो आसाम के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को समाप्त किया, तो अमरोहा के सांसद हैं, उनका आया कि तुम दुनिया के कोई भी कानून बना लो, हम अपनी शरीयत को मानेंगे। ऐसे लोगों को सरकार को तत्काल प्रभाव से जेल में डालना चाहिए, जो शरीयत के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। देश संविधान से चलेगा,
आप शरीयत का सम्मान करें, आप कुरान का सम्मान करें, मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, लेकिन संविधान से देश चलेगा। आप संविधान से बंधे हुए, आप देश के सांसद हैं। अगर सांसद इस तरीके का बयान देता है तो वो अलगाववादी है।